डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार एक नए फॉर्मेट में एक नए एपिसोड की श्रृंखला शुरू की गई है जो बीपीएससी एग्ज़ाम में बिहार इतिहास से 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। करीब 25 के आसपास, कभी कम भी होता है, कभी 25 के अप्रॉक्स में भी रहता है। हमारे साथ जुड़कर आप बीपीएससी पीटी में बिहार हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, ये गारंटी है, क्योंकि मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों के साथ। खासकर ये 66वीं बीपीएससी जो इस बार देंगे, जिसका ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है, और जो कई बार से दे रहे हैं, जिसका बीपीएससी में पीटी ही नहीं हो रहा है, किसी कारणवश कुछ नंबरों से छूट जा रहा है, तो इस बार ठान लीजिए, ठीक है। 66वीं बीपीएससी में एक सीट कन्फर्म, ठीक है ना। अब की बार बीपीएससी में एक सीट कन्फर्म, ठीक है। तो खास करके जिसका ये 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द आने ही वाला है, अतः आप आज से ही लग जाइए, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैंने ये खासकर आप लोग के लिए ये एपिसोड तैयार किया गया है, जिसमें बिहार का इतिहास के बाद हम बिहार का भूगोल स्टार्ट करेंगे, और फिर जनगणना। इस तरह से बिहार से जितने भी तमाम क्वेश्चन है, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये बिहार इतिहास में पार्ट 4 आज है। इसके पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 3 आप देख सकते हैं, पार्ट 2 देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो बिहार इतिहास का स्रोत, पूर्व ऐतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काल का प्रारंभ हो चुका है, महाजनपद हो चुका है, जैन धर्म हो चुका है, बौद्ध धर्म हो चुका है, और मगध साम्राज्य का उत्थान हो चुका है, ठीक है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में देखेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, ठीक है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को भी दबाइए, ठीक है। और आपको चूंकि बेल आइकन दबाने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। जुड़ जाइए आप हमारे साथ। 66वीं बीपीएससी में एक सीट कन्फर्म, ठीक है। अब की बार बीपीएससी में एक सीट कन्फर्म, अब की बार एसडीएम, उससे नीचे सोचना ही नहीं है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, तो मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता जो था वो किसकी सहायता से प्राप्त किया था? तो चाणक्य, चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का पूरा दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, इसको कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये आप देख सकते हैं 320 ईसा पूर्व में, ठीक है। 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना किया था, ठीक है। अब की बार बीपीएससी में एसडीएम बनना है, एसडीएम, इससे नीचे सोचना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब की बार एसडीएम, उससे नीचे कुछ नहीं, लग जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है दोस्तों 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 345 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, ठीक है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो ये 315 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस, सेल्यूकस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है मगध पर 12 वर्ष का भीषण क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये यूनानी से। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए एकदम। आज ये क्वेश्चन आखिरी बार होनी चाहिए, इसके बाद कभी भी एग्जाम में देखेंगे आंख मूंद के मारिएगा यूनानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो इंडिका। इंडिका किसका लिखा हुआ पुस्तक है? मेगास्थनीज का लिखा हुआ पुस्तक है। ठीक है, अगला देखेंगे, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात जो है मौर्य वंश जो है वो शासन किया, ठीक है, मगध पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ये बहुत बार पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य और विष्णुगुप्त, जो पहले भी हमने जिक्र किया था। चाणक्य और विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? तो क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज जो है ये पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन एवं विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत जो है, उपरांत मतलब बाद में जो है, मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो ये क्या हो जाएगा? बिंदुसार। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार हुआ, और ये जो है क्या कहते हैं, 298 ईस्वी पूर्व में जो है मगध की गद्दी पे बैठा। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार जो है 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और बिंदुसार को जो है क्या कहते हैं, अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? तो शत्रु विनाशक। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यता पिंगलवत्स रहता था? क्या हो जाएगा? बिंदुसार के दरबार में जो है ये भविष्यता पिंगलवत्स रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो ये 13वां शिलालेख अशोक द्वारा जो है, ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी दोस्तों अशोक हुआ था। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अशोक हुआ था। तो अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का जो उल्लेख मिलता है वो 13वां शिलालेख। आपको मैं बता दूं कि अशोक जो महान हुआ था वो 269 ईस्वी में 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था, और अशोक की माता का नाम था शुभदांगी। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभदांगी। ठीक है, राजगद्दी पे बैठने के समय जो है अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, जिस समय अशोक राजगद्दी पे बैठा था उस समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। और मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है किस अभिलेख में? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। और पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। ठीक है, और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया। याद रखिएगा, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु। उपगुप्त कई बार क्वेश्चन पूछता है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु जो है अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले एपिसोड में, कि तीसरा बौद्ध संगति जो है 255 ईसा पूर्व में हुआ था। 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ था। और किसका शासनकाल था? अशोक का शासनकाल था। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? तो ये मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन जो है कब हुआ था? तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 255। देखिए कभी कभी 255, यहाँ 251 दिया हुआ है, तो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन जो है 255 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पे 251 दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं आपका 255 रहता है, इसको आप देख लेंगे 255, ठीक है। उसके अप्रॉक्स में जो भी आएगा आप मार दीजिएगा 255, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया? किस मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया? तो अशोक ने कलिंग पर क्या किया? विजय प्राप्त किया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस युद्ध में हुए भारी तबाही और जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय जो है परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? तो ये कलिंग पर भारी तबाही और जानमाल की क्षति को देख करके अशोक का हृदय क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि अगला क्वेश्चन देखेंगे अशोक का धम्म क्या था? नैतिक विचार या आचार, नैतिक आचार संहिता, ऑप्शन नंबर ए। अशोक का धम्म जो था क्या था? नैतिक आचार संहिता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा किया? तो ये बोध गया। बोध गया कहाँ पे है? गया, जहाँ गौतम बुद्ध का ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक की किस वर्ष में किया था? तो 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष में जो है बोध गया का यात्रा किया था अशोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभलेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये चंपारण से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे चंपारण, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभलेख नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये लौरिया अरेराज है, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है और रूमिनदेई नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर नहीं है तो वैसे क्वेश्चन को सबसे पहले नहीं में अंडरलाइन कर लीजिए, जहां पे नहीं लिखा रहे वहां सावधान हो जाइए। पूछ रहा है नहीं वाला, ठीक है, ध्यान देना। इसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, गलती कर जाने पहचाने क्वेश्चन जो है गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी था, कौन था? ये पाटलिपुत्र। यानी कि प्राची जो है या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः क्या चीज़ का बना हुआ था? तो लकड़ी का जो है पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है वो लकड़ी का बना हुआ है। अब की बार दोस्तों एसडीएम लेके रहना है, कुछ भी हो जाए उससे नीचे सोचना ही नहीं है। बीपीएससी में एक सीट कन्फर्म, जुड़ जाइए आप हमसे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कुम्हरार कहाँ? पटना। तो कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार जिसको राजमहल कहते हैं उसका अवशेष मिला है, कहाँ? कुम्हरार पटना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत के मुकाबला में ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकता है? तो किसने कहा था? ये एरियन ने कहा था। किसने कहा था? एरियन ने कहा था। अब की बार बीपीएससी एक सीट कंफर्म, पीटी प्रीलिम्स पूरा क्लियर 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो किसने कहा था देवों द्वारा निर्मित है? ये फाहियान कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण किया? तो ये अशोक जो है गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण किया था। ये 4 गुफा था। पहला गुफा था सुदामा, दूसरा था विश्व झोपड़ी, तीसरा था चौपर और 5वां था कर्ण, ठीक है। ये चारों गुफा जो है गया के निकट आजीविकों के लिए किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? दशरथ ने, ऑप्शन नंबर डी। दशरथ जो है अशोक का पुत्र था, इसने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के लिए 3 गुफा का निर्माण करवाया था जिसमें गोपी गुफा भी एक सम्मिलित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षी प्राप्त हुआ है दीदारगंज कहाँ? पटना से। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है, ठीक है।
देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है कि बिहार के किस स्थान से मौर्यकालीन में जो बने तीर्थकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये लोहानीपुर पटना। लोहानीपुर कहाँ? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र में। आप जानते हैं बौद्ध शासनकाल में जो है तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसका अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्र तीस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, मिस्र के राजा का क्या नाम है? फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो ये क्या हो जाएगा? बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी। अब की बार बीपीएससी में एक सीट कंफर्म। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीबोथ्रम यानी पाटलिपुत्र को उपनाम धारण किया था? तो ये एस्ट्रोबो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यूनानी दूत डिमाल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो किस शासक के दरबार में हुआ था? बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? औमित्रघात। ठीक है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या बोलते हैं? भद्रसार। और जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या बोलते हैं? सिंहसेन। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला कहाँ? तो सिंध एवं झेलम नदी के बीच में जो है दो विद्रोह हुआ था। दो विद्रोह का वर्णन मिलता है। ठीक है, और बिंदुसार जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। ठीक है, और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया। ध्यान देंगे इस चीज को। बौद्ध विद्वान जो है बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया कौन था? भ्राबु स्तंभ। VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है और आगे भी पूछता रहेगा, बरकरार रहेगा ये, इसलिए इसको कंठस्थ कर लीजिए, रट जाइए इसको। अगला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफा जो गया के बगल में है, तो ये आजीविकों ने जो है आश्रय गृह के रूप में किया था। ठीक है, जिसका निर्माण कौन किया था? अशोक ने किया था। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी और अशोक के काल में ही तीसरा बौद्ध संगति का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समिति में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो मेगास्थनीज का है। ठीक है, यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे कि यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, ये तीनों था, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, तो उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, बात सही है, ये भी बात सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, बिल्कुल सही है। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब की बार एक सीट कंफर्म। देवनामपिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अशोक हो जाएगा। अशोक जो है देवनामपिय के नाम से खुद को जो है अपने आप को संबोधित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो क्या हो जाएगा? धम्म नीति का क्रियान्वयन, बिल्कुल सही। लोगों के बीच दान वितरण, बिल्कुल सही। जन कल्याण के उपाय, बिल्कुल सही, इसलिए उत्तर तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन था? राजुक ये कोई नहीं था, राजुक का कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, मौर्यकालीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वानों में किसका नाम आता है?
तो इसमें देखेंगे कौटिल्य का नाम तो आता ही है, पाणिनि का नाम तो आता ही है, और उपावर्ष का नाम भी आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 1 2 3। ठीक है, तीनों का नाम आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण मिलता है तो कहाँ मिलता है, तो पाटलिपुत्र की स्थित राजप्रसाद के अवशेष, बिल्कुल सही है। दीदारगंज का यक्षी, बिल्कुल सही है। और बराबर की गुफा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। ये राजगीर का सोन भंडार जो है, इसका जिक्र मौर्यकालीन में नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। धम्म नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक की धम्म नीति, अशोक का जो है धम्म नीति जो है, अशोक का धम्म नीति, इसका जो है जानकारी मिलता है क्या चीज़ में मिलता है, तो उपयुक्त सभी में, यानी कि द्वितीय अभिलेख में, स्तंभ लेख में, 7वें शिलालेख में और द्वादश शिलालेख में, तीनों में मिलता है धम्म नीति की जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्मदान देखेंगे, दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो नम्मा शिलालेख जो है उसमें दान और धम्मदान के अंतर को क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण सम्मिलित नहीं था पतन में, तो विदेशी आक्रमण जो है ये सम्मिलित था। ठीक है, और अयोग्य शासक ये भी सम्मिलित था। ठीक है, प्रांतीय विद्रोह ये भी सम्मिलित था। आर्थिक संकट ये नहीं था। मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्थिक संकट जो है दोस्तों उस समय बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य जो है आपका 59 क्वेश्चन, करीब 60 क्वेश्चन के आसपास आप देखें, इसमें से 2 क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा, इसलिए इसको पूरा एक बार देख लेंगे। इसके बाद जो हम टॉपिक लेके आएंगे वो अगला टॉपिक है बिहार के इतिहास का पार्ट 5 में मौर्योत्तर बिहार। ठीक है, मौर्योत्तर बिहार में जो है हम लेकर आएंगे, उसके बाद हम लेकर आएंगे गुप्तकालीन बिहार, और उसके बाद लेके आएंगे हम मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे और लास्ट आएंगे 1947 तक। 1857 की क्रांति भी देखेंगे, उसमें बिहार का जो क्षेत्र रहा है, बिहार का कौन कौन शासक उसमें हस्तक्षेप किया है, बिहार का शासक क्या क्या चीज़ किया है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। आप हमसे बने रहिए, और बीपीएससी में एक सीट कंफर्म है। 150 में इस बार 120 क्वेश्चन कोई काटेगा ही नहीं, 120 प्लस हम डायरेक्ट चैलेंज करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूं, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके व्हाट्सएप पे मैं पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा। और कोई भी तरह का अगर परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करें। धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।